नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हालांकि राहत ये है कि पिछले 2 दिनों में स्थिति कुछ बेहतर हुई है। आज पानी काफी नीचे गया है। जो जिस तरह से सैलाब की तरह नदियां जो है वो बह रही थी, उसमें थोड़ी सी धार में कहा जा सकता है कि कमी आई है। जिस तरह की तेजी थी उसमें, और स्थिति अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। जिंदगी कुछ हद तक पटरी पर लौट रही है, लेकिन बारिश ने जो तबाही मचाई है उससे कई लोगों की यहाँ पर जान गई है। बारिश और भूस्खलन से 31 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में हुई है। मानसून आने के बाद से कुल 80 मौतें हो चुकी हैं। भूस्खलन से 1300 रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं, सड़कें बाधित हुई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, मनाली, शिमला, कालका हाईवे जो है वो भी इसमें शामिल है। कल रात मनाली से मंडी का रास्ता जो है वो कुछ देर के लिए खोला गया था। रात भर में 1000 से ज्यादा सैलानियों की गाड़ियां यहां से गुजरी है। पूरे राज्य में 40 पुलों को नुकसान पहुंचा है और कुछ पुल जो है वो पूरी तरह से बह गए हैं, तबाह हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक राज्य में हो चुका है और पूरे राज्य में 15 जुलाई तक स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सामान्य होने में अभी और वक्त लगेगा। भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। यहाँ भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पर लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर कुल्लू की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। तो कुल्लू हाईवे, मनाली हाईवे भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और मंडी की स्थिति भी बेहद खराब बताई जा रही है। तो कुल्लू मनाली मेन हाईवे जो 4 लेन का है, उसका कुछ हिस्सा पानी के बहाव से टूटकर बह गया है। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। ये जो टूटती हुई सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये मेन 4 लेन एक्सप्रेस वे है मनाली कुल्लू से, जो मनाली को जोड़ता था। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर तबाही हुई है इस सड़क पर, ये आपको बताता है। यहाँ से मनाली जाना अगर रास्ता बिल्कुल ठीक रहता तो 1 घंटे से कम का पूरा रास्ता है, लेकिन पूरी जगह जगह सड़क टूट चुकी है और उसकी वजह से आवाजाही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। आप देखेंगे किस तरीके से पानी का उस दिन बहाव रहा होगा कि नदी इस सड़क के ऊपर से बह रही थी। तभी ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो पेड़ों के अवशेष है जो नदी के साथ बहकर आए थे, जड़ें और ये सब नदी के सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। पीछे आपको जेसीबी मशीनें दिखाई पड़ेंगी, उसके पीछे पूरा लैंडस्लाइड है। तो ये पूरी जो सड़क बनाई गई थी 4 लेन एक्सप्रेसवे नदी के साथ साथ ब्यास नदी के, वो इस समय पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और उसके कारण जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बाधित था। अब मुश्किल से जो पुराना मनाली वाला, कुल्लू और मनाली वाला रास्ता था, उसको खोला गया है, वो भी एक तरफ के लिए। तो उस पहाड़ी पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ गाड़ियों की पूरी एक कतार दिखाई पड़ेगी। ये घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। 2500 गाड़ियां करीब मनाली से छोड़ी गई हैं, जो इस तरफ मंडी और कुल्लू की तरह से मंडी होते हुए जाएंगी। तो सिर्फ एक तरफ का रास्ता छोड़ा गया है और दूसरी तरफ अभी आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। लोग कोशिश कर रहे हैं जा जाके उस तरफ जाने की, लेकिन कोई भी सड़क मार्ग मनाली के लिए जाने के लिए अभी फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। तो आगे क्या हाल है, लोग कैसे उधर जो गांव हैं वो कैसे काम चला रहे हैं? बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, आना जाना है। तो पैदल आ रहे हैं लोग उधर से? यहाँ से तो पैदल आना कोई नहीं है, पैदल आने को भी रास्ता नहीं है। यहाँ तो ये इसको देखने जाते हैं ना, हाँ। वहीं से वापस आते हैं। तो उसके जो पीछे गाँव है उनका कैसे काम चल पा रहा है? ये फोन चल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। So that's the problem, ladies and gentlemen. Communication, the road lines are completely broken and the communication lines are also down, and that is why a lot of people have not been able to get in touch. अपने जो परिवार वाले हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है और शायद इसी वजह से लोग परेशान हैं और उन्हें अभी तक कई लोगों का जो फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं मनाली जाने की, लेकिन अभी तक कम से कम वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मनाली हमें लेके जा पाए। मेरे सहयोगी जोसेफ के साथ अंकित त्यागी, कुल्लू मनाली हाईवे, एनडीटीवी।
लाहौल स्पीति घूमने गई दो बहनें 4 रातों तक वहीं फंसी रही। उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने, जो कि एक उदाहरण है कि किस तरह से सैलानी जो वहां पर गए हुए थे, जो स्थानीय लोग भी हैं, वो बुरे हालातों का सामना करने को मजबूर हुए इस मौसम के चलते। किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई और अभी भी हो रही हैं। ये दो बहनें हैं जो अपने परिवार के साथ लाहौल स्पीति घूमने गई थी, यहीं के लोकल हैं। एक दिन का ट्रिप था आप लोगों का, सुबह जाके शाम को वापस आना था, अपने माता पिता के साथ थे। 4 रात वो वहां पे फंसे रहे। आप लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे आप लोग फंस गए वहां पे जाके, और घर कितनी दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है और आई थिंक 8 की बात है, 8 तारीख की बात है। हम लोग निकले थे, हमने त्रिलोकनाथ और उदयपुर के दर्शन करने थे। हम गए, ये बारिश तो पूरे रास्ते में ही हो रही थी, बट हमें ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन हो जाएगी। तो वापस आते हुए हम देखते हैं कि एक पागल नाला है, उसका नाम ही पागल है, जिसने हमें सच में पागल कर दिया। उस पागल नाले ने वो सड़क पे आ चुका है एंड समहाउ हमने उसे क्रॉस कर दिया। तो हमें लगा कि अब हम घर पहुँच जाएंगे। तो आगे देखते हैं तो तेलिंग नाला था, तो वो उससे आधा किलोमीटर दूर है तेलिंग नाला। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेशन हो गई थी, सारे पत्थर रोड पे आए हुए हैं और वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम से सुबह नहीं दिन से जाम लगा हुआ था और हमें लगा कि शायद हम निकल जाएंगे। तो पर वही हमने वहाँ पर थोड़ा पता करा तो चांसेस नहीं लग रहे थे रोड खुलने के बिल्कुल भी। तो वहाँ पर रिवर साइड पे एक कैंप था, एक अंकल थे, उनका नाम टोपके अंकल। हाँ, तो उन्होंने हमें अपने कैंप में शेल्टर दिया उस नाइट में, पर वो एकदम रिवर साइड पे था और वो जो रात हमने वहाँ पर स्पेंड करी, दैट वाज सो पैथेटिक, बहुत ही खतरनाक था, एकदम रिवर साथ में। हाँ, ऊपर से एक तरफ हमारे पहाड़ था जहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और एक तरफ नदी थी जिसका फ्लो बहुत डेडली था। और हम एक दिन की ट्रिप 4 दिन की कैसे बनी, कहाँ कहाँ आप लोग रुके, क्या सरकार ने कुछ इंतजाम करे थे, कैसे आप लोग रुके वहाँ पर? सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं करा उस टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली। जो तेलिंग नाला और पागल नाला है उसके बीच में 500 के करीब लोग फंसे हुए थे। लकीली वहाँ पर 2-3 ढाबे थे, अगर वो भी नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। शायद बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे जो वहाँ पर थे। ये तो, और ठंड भी बहुत हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स है, जो तेलिंग विलेज है उसके साथ है खरचुद विलेज, तो वहाँ के लोकल्स ने हमें रेस्क्यू करा बहुत चल के। आई थिंक 1 किलोमीटर हम स्टीप पहाड़ी चढ़ कर गए ऊपर और उन लोग ने हमें रेस्क्यू किया और 3 नाइट्स 3 डेज उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें खाना दिया विदाउट एनी चार्जेस। ये परेशानियां लोग झेल रहे हैं, इसी को समझने के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि सड़क पे भी आके देखें कि लगातार किस तरीके से जो 3 दिन की बारिश में हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की जो भयावह तस्वीर पेश की है, लोगों के लिए अभी कई दिनों तक परेशानियां बची हुई हैं। सहयोगी जोसेफ के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में पर्यटक फंसे हुए हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ भारी बर्फबारी के कारण इसमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है उसे खासी मशक्कत इन लोगों को निकालने के लिए करनी पड़ रही है। और उत्तराखंड में भी हालात इस वक्त बहुत अच्छे नहीं है। सभी जो 13 जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी ने यह भी कहा है कि 13 तारीख तक यहां पर आने से पर्यटकों को बचना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खतरनाक साबित हो सकता है उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पहुंचना। तो कई जिलों में बारिश और बाढ़ से बेहद स्थिति खराब है। चमोली से लैंडस्लाइड की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। तो जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते, भूस्खलन के चलते रास्ते जो है वो बाधित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है।
तो उत्तराखंड के कई जिलों की हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वो जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे थे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की थी, जो हवाई दौरा उस वक्त कर रहे थे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहाँ पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस तरह से सामने आई। उत्तराखंड के 13 जिलों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भाई अभी तो अबुरी टूटी भाई, अबुरी टूटी तो ठीक हो रहा है, इधर की साइड नहीं आ रहा हो, ऐसे ठीक है, इधर नहीं आ रहा भाई। हाँ 2-3 बार टूटे बात है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं चमोली की, किस तरह से जो मौसम है वो अचानक से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है चमोली में। और ये वापस आपको हिमाचल की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर मनाली में ये स्थिति पैदा हुई है। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली की अब बात करते हैं, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर जो है उसने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यमुना का जलस्तर 207.66 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली में इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। ये चौथा मौका है जब यमुना 207 मीटर से ऊपर गई है। दरअसल आसपास के राज्यों में भी भारी बारिश के असर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से भी दिल्ली में इस तरह के हालात बने हुए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है इस बाबत, और उन्होंने गुजारिश की है कि राज्यों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें देखा जाए, सीमित गति से अगर पानी छोड़ा जाएगा तो राजधानी में बाढ़ जैसी स्थिति जो बन रही है उससे कुछ राहत मिल पाएगी। क्योंकि अगर राजधानी में बाढ़ आती है तो इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है। और फिलहाल सवाल इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दिल्ली में एक बार फिर एक युवती की लाश मिली है और शव कई टुकड़ों में यहां पर बरामद हुआ है। ब्रेक के बाद और राजधानी दिल्ली से एक बार फिर सनसनीखेज खबर आई। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक लड़की का शव मिला है जो कई टुकड़ों में मिला है पुलिस को, और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह करीब 9 बजे पुलिस को एक शव मिलने की जानकारी मिली थी। हम सीधा चल रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, इस तरह के अब कुछ मामले सामने आने लगे हैं लगातार कि किस जघन्य तरीके से सिर्फ हत्या ही नहीं की जाती, शव के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं, जो अपने आप में बेहद हैरान और परेशान करने वाली बात है। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह करीब 9 बजे जो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है वहाँ पर एक लड़का घूम रहा था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि 2 प्लास्टिक के बैग हैं काले रंग के, जिनमें एक शव है और शव के कई टुकड़े किए गए हैं। करीब 7 से 8 टुकड़े दिल्ली पुलिस ने वहां से बरामद किए और पुलिस के मुताबिक ये एक महिला के शव के टुकड़े हैं और महिला की उम्र देखने से करीब 35 से 40 साल लगती है। पुलिस के मुताबिक जांच में ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो शव था वो छत बिछत था, इससे ऐसा लगता है कि महिला की हत्या कई दिन पहले कर दी गई है और कहीं और पर हत्या हुई है। उसके बाद महिला के शव को किसी ने यहाँ पर फेंक दिया है। तो दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो महिला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है और इस मामले में कौन महिला का शव लेकर यहाँ पर आया था, किसने हत्या की थी, ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला हो या फिर तमाम जो इस तरह की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और भी महिलाओं की इस तरह से हत्याएं हुई हैं जिसमें शव के टुकड़े किए गए हैं या फिर शव के टुकड़े फ्रिज में मिले हैं। तो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस है उसके मुताबिक अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक ना तो महिला की पहचान हो पाई है और ना ही जिस आरोपी ने मारा है, जो यहाँ पर शव लेकर आया, उसकी पहचान हो पाई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है, उन्होंने भी किसी को नहीं देखा है और पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ में आसपास तमाम जो जंगल का इलाका है, चूँकि जहाँ पर शव मिला है वो यमुना के ठीक बगल में है, जंगल है, तो वहाँ की तलाशी भी ली है। लेकिन वहाँ से पुलिस को कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है जिससे महिला की पहचान हो पाए या जो इस मामले में आरोपी हो पकड़ा जाए। जी।
शुक्रिया मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र संसद का शुरू होने वाला है अब से कुछ ही दिनों में, और जब वो शुरू होगा तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर कर रही हैं अलग अलग मुद्दों पर कि वो किस मुद्दे पर चाहती हैं कि चर्चा हो या ना हो। सरकार हमेशा ये कहती है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसी श्रृंखला में एक आम आदमी पार्टी भी है जिसका ये कहना है कि जो दिल्ली को लेकर के एक अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता एक मुहिम बनाए। इसको लेकर के कुछ खटास भी देखने को मिली थी जब विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी। क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जास्मिन शाह हमारे साथ हैं। जास्मिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आपको पूछ दिए देता हूं कि अभी जो आने वाला सत्र है संसद का, इसमें आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन रही है दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर के, उसमें आपकी बातें आपने ये कही हैं कि सब दल आपका समर्थन करें, तो ये जो आपकी मुहिम रही है संसद के बाहर भी, ये कहां तक पहुंची है और आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी जो मॉनसून सेशन आने वाला है, इसमें पूरी केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरी विपक्ष के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि संविधान को कुचला जा रहा है। आए दिन ईडी सीबीआई के द्वारा ऑपोजिशन के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सुपर सीएम बन के बैठे हैं, केवल दिल्ली में नहीं लेकिन देश भर में कई ऐसी सरकारें हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में दिल्ली ऑर्डिनेंस आता है जो एक डी फैक्टो प्रेसिडेंस रूल डाल देता है दिल्ली के ऊपर, इसमें लिखा है कि हर मुद्दे पे केवल एलजी की चलेगी, सीएम की नहीं चलेगी। तो एक हिसाब से ये एक सेमीफाइनल कॉन्टेस्ट जैसा है कि अगर ऐसे बड़े मुद्दे पे विपक्ष एकजुट होके इसको राज्यसभा में हरा देता है तो ये 2024 का आगाज करता है कि 2024 में ही कुछ ऐसा ही होगा। ओनली इफ ऑपोजिशन कैन कम टुगेदर, अगर विपक्ष अपने एकजुटता को बनाए रखे। जास्मिन जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि हमने देखा था जब पटना की मीटिंग हुई थी तो आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कड़े शब्दों में ये संदेश देने की कोशिश की कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए इस मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष के और दल कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी वो आपको समर्थन करेंगे या नहीं, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण नहीं आया है। ऐसे में क्या आप जो अगली विपक्षी एकता की बैठक होगी उसमें शरीक होंगे? क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। साकिब जी, आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है। देखिए, विपक्षी दल, इतने सारे विपक्षी दल जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं पिछले कई सालों में, ये आज एकजुट क्यों हुए हैं? क्योंकि एक प्रिंसिपल है यहाँ पे। प्रिंसिपल है कि संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। और इसीलिए ये मुद्दा केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, दिल्ली ऑर्डिनेंस का मुद्दा आज इस देश के विपक्ष का मुद्दा है कि अगर विपक्ष अगर दिल्ली में इसे नहीं रोक पाएगी तो कल ये किसी भी और प्रदेश में आ सकता है। और 15 जितने दल थे, 15 दल पटना में मिले थे, उनमें से 14 दल इससे सहमत थे कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेस अड़ा रहा कि नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि नहीं, मॉनसून सत्र को पहले आने दीजिए, मॉनसून सत्र के 15 दिन पहले हम अपना पक्ष साफ करेंगे। मतलब 20 जुलाई का जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है तो 5 जुलाई को हम अपना पक्ष साफ करेंगे। लेकिन अभी भी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो यह कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक इनकी नीयत खराब है। ये क्यों अभी तक चुप रहे हैं जहां पे पूरा देश का विपक्ष एक साथ एक सुर में बात कर रहा है? और इसीलिए हमारे हिसाब से अगर इस इतने अहम मुद्दे पर कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख सकता तो ऐसी कोई भी विपक्षी बैठक या मीटिंग में आम आदमी पार्टी का रहना कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि अगर इतने साफ मुद्दे पे अगर आप अपना पक्ष नहीं ले पा रहे हो तो फिर जब सीट शेयरिंग की बात होगी, पंजाब की बात होगी, दिल्ली की बात होगी, कई अन्य राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमएलएज हैं, गोवा है, गुजरात है, आप एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हो जब आप ऐसे प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट जैसा मुद्दा कहते हैं उस पर भी आप अपना पक्ष जाहिर नहीं कर रहे हो? जास्मिन जी, लेकिन ऐसे में क्या हम ये माने कि अब जो अगली मीटिंग होगी विपक्षी एकता की, अगर बेंगलुरु में जब भी होती है, डेट उसकी उस तरीके से अभी हमें नहीं मालूम है क्योंकि वो स्थगित हो गई, लेकिन जब डेट अनाउंस होगी तो उसमें क्या आप शामिल नहीं होंगे? कांग्रेस ने तो पोजीशन ली नहीं है अभी तक। नहीं, तो हमें उम्मीद है सांकेत जी, क्योंकि उन्होंने जरूर कहा था कि देखिए हम बड़ी पार्टी है, हम बहुत विचार विमर्श के बाद अपना पक्ष करते हैं, तो हमने उसका सम्मान किया है। हमने अभी भी कहा है कि देखिए
हम वेट करेंगे कांग्रेस का डिसीजन लेने का। अब तक हमने ये नहीं कहा है कि कुछ भी हो जाए हम विपक्षी एकता मीटिंग में नहीं बैठेंगे। हमारा केवल यही कहना है कि पहले कांग्रेस को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर विपक्षी मीटिंग की तारीख आ जाती है और कांग्रेस अभी भी चुप रहती है तभी भी, तो हम आम आदमी पार्टी एटलीस्ट इस मीटिंग में नहीं बैठेगी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है, बयान उस दिन जब मीटिंग हुई थी पटना की तो यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जड़ में, विपक्षी एकता की जड़ में तेजाब डालने का काम कर रही है, क्योंकि यह मुद्दा संसद में लेने के फैसले का है। तो जब संसद सत्र शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी उस पर फैसला ले लेगी। ऐसे में गन टू द हेड अप्रोच रखना यह सही नहीं है। बिल्कुल गलत तरीके से मेरे ख्याल से सोचना है इसमें। साकिब जी, ये बताइए कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी पार्लियामेंट में, तो क्या आम आदमी पार्टी ने कहा था कि नहीं 1 महीना दीजिए, हम तब डिसाइड करेंगे कि इसका हमें साथ देना चाहिए? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। और अगर विपक्ष और अगर कांग्रेस को ही समझना होगा कि ये आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर उसे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। कल अगर छत्तीसगढ़ में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तो आम आदमी पार्टी पहले 1 मिनट के अंदर उसका विरोध करेगी, लेकिन क्यों होता है कि जब दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो इनको लगता है कि नहीं, इस पे तो हम आराम से चर्चा करेंगे। और ये केवल कांग्रेस का मुद्दा है। आप ये समझिए, अगर आम आदमी पार्टी का रवैया या हमारा बात कुछ में गलती होती तो सारी विपक्ष आज हमारे साथ नहीं खड़ी होती। तो 14 विपक्षी पार्टियां एक साथ है और केवल कांग्रेस दूसरी तरफ है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस और केवल कांग्रेस और उसके नेता जो दिल्ली और पंजाब के हैं, जो आज की तारीख में भी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार ने जो किया वो सही किया, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता नहीं है जो कह रहा है कि नहीं, हम इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे। तो सवाल कांग्रेस से पूछने चाहिए कि क्या आप एक सिद्धांत के लिए साथ में ला रहे हो विपक्ष को, या फिर केवल और केवल एक चुनाव जीतने के लिए आप ला रहे हो? अब एक बात यह भी जास्मिन शाह जी उठेगी कि इसी संसद सत्र में ऐसा बात की जा रही है या प्रस्तावित है या कभी ना कभी आएगा ही, क्योंकि चुनावी माहौल से एकदम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। उसका आपने इन प्रिंसिपल समर्थन किया है आपकी पार्टी ने, लेकिन जो सरकार ये लेकर के आएगी उसी सरकार के दिल्ली अध्यादेश का आप विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता में यह भी माना जा सकता है कि आपकी रणनीति में एक विरोधाभास है। इस पर आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ना ही कोई पक्ष का एक व्यू पॉइंट है, ना ही कोई विपक्ष का व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट तो साकिब जी तब आएगा ना कि जब कोई ड्राफ्ट, सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक डोमेन में आता है। अब तक तो केवल और केवल चर्चाएं हो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि देश के सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जेंडर जस्टिस हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब ये सारे अच्छे आइडियल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। लेकिन ये इतना जटिल मामला है कि इस पे सारे समुदाय, सारे धर्मों की सहमति से एक आप ड्राफ्ट बनाइए, पूरी तरह से कंसल्टेशन प्रोसेस कीजिए और तब लाइए। हम डिबेट के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर विपक्ष आज कहता है, और विपक्ष तो क्या मैं कह रहा हूं, अगर कुछ पार्टियां कहती है कि नहीं, हम इसमें डिस्कशन ही नहीं चाहते, वो हमारे हिसाब से गलत है। और हमें बीजेपी से भी कुछ ये नहीं है। एक हिसाब से आप देखिए, बीजेपी ने कोई डिस्कशन, कोई मेहनत, 9 साल में उन्होंने इस पे एक शब्द नहीं कहा। अब जब चुनाव आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कितनी मीटिंग्स करी इन्होंने, सब धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव से कितनी चर्चाएं हुई है, कितनी कंसल्टेशंस हुई है। मेरे ख्याल से केवल और केवल एक हिसाब से इसको एक राजनीतिक मुद्दा बीजेपी बना रही है। लेकिन अगर ऐसा प्रयास होता है कि देश के तमाम समुदायों को एक साथ ले जाकर इस पे चर्चा हो, तो इसमें आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी कि चर्चा में हमें क्यों भागना चाहिए। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे जास्मिन शाह जी वो ये है कि आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके की एक स्थिति बन रही है। बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और शायद 1978 के बाद पहली बार इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ेगा। नदी उफान पर है। ऐसे में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो रहे हैं, लोगों को राहत मुहैया कराई जा रही है। लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक है। आपको लगता है इनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे मोहल्लों में जो पानी भर रहा है उसका म्यूनिसिपैलिटी से बहुत लेना देना है, नाली इसका साफ करना, कूड़ा हटाना, मलबा हटाना। ऐसे में जब एमसीडी में एक ऐसा बवाल छिड़ा हुआ है कि काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है,
आपको लगता है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है? नहीं साकिब जी, ऐसा कहीं नहीं है कि एमसीडी में काम आगे नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली की एमसीडी अच्छा काम कर रही है। इसके हमें दो पहलू समझने होंगे। ये जो करंट फ्लडिंग सिचुएशन दिल्ली में देखने को मिल रही है, एक है कि दिल्ली की जो सिस्टम है, पूरे नालों की सिस्टम है, कई सालों से बनी हुई है, वो कभी भी 153 mm 24 घंटे में अगर पानी आता है दिल्ली में, उसके लिए बनाई नहीं गई है। ये एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक एक हिसाब से 41 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है कि दिल्ली के अंदर केवल 153 mm बारिश हुई है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब है आने वाले सालों में हम जरूर इस पे काम करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा इसलिए आज आपको 2 दिन पहले जो तस्वीरें दिखी थी। लेकिन ये भी समझना होगा कि आज जो आपने जिस मुद्दे पे टच किया कि यमुना का स्तर बढ़ते जा रहा है, वो दिल्ली के कारण नहीं हुआ है। पिछले 2 दिनों में, आप तो साकिब जी दिल्ली में ही रहते हैं, आपको पता होगा दिल्ली में 2 दिनों से बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन फिर भी जल स्तर बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि हरियाणा और हिमाचल से बहुत पानी यमुना में रिलीज किया जा रहा है। और इसीलिए आज कुछ ही 1 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपील करी है केंद्र सरकार से कि सारे स्टेट्स को साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की अगर प्रॉब्लम है तो हरियाणा से पानी रिलीज कर दिया, अब दिल्ली वालों को झेलना पड़े। तो यहाँ पे केंद्र का अहम रोल हो जाता है। हमारे हाथ में जितने संसाधन है, हम पूरी तरह से तैयार है, हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। हमने बड़े स्तर पे इवैक्यूएशन शुरू कर दिया। जितने भी लोग फ्लड प्लेन्स पे यमुना के रह रहे हैं, उनका हमने तामझाम जो भी था उन्होंने हमने कर दिया, उनको टेम्पररी स्टे वगैरह करा दिया। लेकिन अगर इतना बड़ा 50 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो हमारी केंद्र से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसमें दिल्ली के लोगों की मदद करें। हरियाणा से जो डिस्चार्ज हो रहा है, एक साथ ना डिस्चार्ज हो, धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में डिस्चार्ज करें। जी, जैस्मिन शाह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब टमाटर की कीमतों की बात करते हैं, जिसने आम आदमी का बजट तो बिगाड़ा ही है और अपना जो जायका है वो भी खराब कर दिया है। देश के कई राज्यों में टमाटर सेब से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। इसके दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं और ऐसे हालात में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। चुनिंदा जगहों पर वाजिब दामों में टमाटर को बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों में टमाटर की खरीद की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक राहत मिल सकती है। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।